भारत के एनजीओ पे इन दिनों काफ़ी विवाद देखे जा रहे हैं और उनकी भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है। पीछे मतलब एनजीओ की भूमिका आखिर संदिग्ध क्यों है? देखिए, मेरे पास पिछले 2 दशक के कुछ फिगर्स हैं और आप देखेंगे कि इस 2 दशक में यानी कि 93-94 से लेके 2012-13 का अगर आप कंपैरिजन करें तो 93-94 में कोई 15,000 रजिस्टर्ड एनजीओज थे, जो कि बढ़ के 2012 या 13 में वो 41,000 हो गए। 93-94 में उनको 1800 करोड़ रुपए आया था और आज उनको करीब 11,000 करोड़। तो कहाँ 1800 करोड़, कहाँ 11,000 करोड़। वृद्धि रजिस्टर्ड एनजीओज की 26,000 करीब 2 दशक में। तो इस देश में थोड़ा ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वजह है कि एनजीओज में, फॉरेन फंडेड एनजीओज की मैं बात कर रहा हूँ, कि ऐसे इतना प्रोलिफरेशन कैसे हुआ है। और मैं बता दूं आपको कि केवल 56% एनजीओज ही अपना ऑडिट करवाती, और पहले जो इनके जो टॉप डोनर्स थे वो हैं आपके यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस। अभी कुछ सालों में क्या देखा गया है कि ये जो टॉप डोनर्स थे वो बिल्कुल उनका लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन कम हो गया है और बाकी लोगों का बढ़ गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये टॉप डोनर्स जो हैं वो ये भी अब उनको महसूस हो गया है कि हम कहीं स्कैनर में आ गए हैं और हम पर शक किया जा रहा है, तो वो दूसरे एंटिटीज से वो पैसा भिजवा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि हमारा मिडिल ईस्ट से एनजीओज को कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम आता है, मतलब मैं रिलेटिव टर्म्स की बात कर रहा हूँ। ये पहली बार मैंने सुना कि जब ये केजरीवाल साहब के संदर्भ में कि ये मिडिल ईस्ट भी गए थे वहाँ से कंट्रीब्यूशन लेने। अदरवाइज ये जितने एनजीओज हैं, आपको मैंने जो कंट्रीज़ का नाम दिया आपको, टॉप डोनर्स यूएस, यूके, इटली, नॉर्वे, हाँ ये थे पहले। तो अब आप बताइए कि शायद आपको ये मालूम होगा कि यूरोप किस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहा है, जर्मनी को छोड़ के। तो उनके पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, कैसे वो दे रहे हैं हमको? अरे कोई तो उद्देश्य होगा उनका ये करने का। तो जैसा आप लोग सब जानते हैं कि पहले क्या होता था कि रेजिम चेंजेस जो होती थी वो इंटेलिजेंस मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा होती, जो काफ़ी ओवर्ट होता था। लेकिन अभी कुछ सालों में ये देखा गया है कि ये एनजीओज को ह्यूमैनिटेरियन विंडोज के थ्रू वो लिवरेज करके रेजिम चेंजेस करवाए जा रहे हैं। ये एनजीओज ऊपर में ह्यूमन राइट्स का बात करेंगी, आपके यहाँ डेवलपमेंट का बात करेंगी, वो सारी चीज़ों का बात करेंगी, और उसके द्वारा ये जो टारगेट कंट्रीज़ हैं उसको डीस्टेबलाइज करती हैं। तो आपने देखा होगा कि इनकी जो फंडिंग जो है इसीलिए लगातार बढ़ती जा रही है, और जो सोर्सेज जो हैं अब उतने क्लियर सोर्सेज नहीं हैं। और इसका रिजल्ट जो आपने देखा, जो मैं ये इस तरह का एनजीओज को पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल आपने अरब स्प्रिंग में देखा। वो कुछ दिन पहले वो डिबेट में किसी ने अरब स्प्रिंग के नाम ली तो किसी लेफ्टिस्ट ने ये बोला कि आपको अरब स्प्रिंग से क्या प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अरब स्प्रिंग से। लेकिन क्या आप इस बात को इससे इनकार कर सकते हैं कि जहां जहां अरब स्प्रिंग हुआ वहां पे पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी है या इंस्टेबिलिटी है? अब देखिए साहब, इजिप्ट का क्या हाल है। एक स्टेबल कंट्री था, चल ही रहा था। आज वहाँ देखिए रोज मार काट, रोज ये
वहाँ पर कहीं वो जो स्टेबिलिटी पहले और प्रोग्रेस जो देखा जा रहा था वो सब ठप हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट में जो अमेरिकन एम्बेसी है वो अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट एम्बेसी है। कोई 400 लोग वहाँ पे पोस्टेड हैं अमेरिका के। इजिप्ट से एक्टिविस्ट को बैचेस में ले जाया जाता था यूएसए में और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी एक्टिविज्म में। और उसके बाद से ये जो आपके मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं उनको भी कोऑप्ट किया गया और ये सारा ये जो अरब रेवोल्यूशन ये शुरू हो गया वहाँ पे। तो इसका मेन जो भी कारण रहा होगा, जो वहाँ का अपना रीजनल पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, उसके पहले आपको मालूम है कि ट्यूनिशिया में जो हुआ या आपको लिबिया में हुआ, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद यही महसूस होता है कि ये केवल डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और स्टेबिलिटी जो है अच्छे स्टेबल कंट्रीज़, जैसे मैंने लिबिया का नाम लिया, आज लिबिया का क्या हालत है। एक पोर्ट कोई एक सरकार कंट्रोल कर रही है, दूसरी पोर्ट कोई और सरकार वहाँ रिबेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। लिबियन वेपन्स लोग कह रहे हैं कि वो इन अ बिग वे वो ISI इसमें वो फ्लो कर रहा है। और जब ये पूरा अरब स्प्रिंग जब हो रहा था तो मुझे याद है कि उस समय मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि अब रियल टेस्ट है अरब स्प्रिंग का कि बहरेन में इसका क्या होता है, क्योंकि बहरेन में शिया मेजॉरिटी है और सुन्नी जो है वो रूलिंग डिस्पेंसेशन में है। तो वहाँ डायरेक्ट इंटरेस्ट था सऊदी अरेबिया का और श्योर इनफ वो क्रैश कर गया वहाँ पे जाके। सऊदी अरेबिया ने टैंक्स भेजे। तो ये पूरा जो ये सेलेक्टिव जो ये रेवोल्यूशन जो किया गया, जिसमें आपको मैंने बताया कि NGOs का बहुत बड़ा हाथ था और किस तरह से अमेरिका ने इन लोगों को बुलाया और किस तरीके से इस एक्टिविज़म में ट्रेनिंग दिया, वही एक्टिविज़म आज आपको इंडिया में देखने को मिल रही है। ये फ्लैश मॉब्स इकट्ठा करना, कैसे लोगों से मोबाइल से रीच करना। मैंने आपको पहले कभी बताया था ये श्रीमित ली का रोल जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ थे। और बताइए साहब, ये फॉरेन कंट्रीज़ को ये कबीर और परिवर्तन, और किसका कबीर और किसका परिवर्तन, इनको क्या लेना देना है इस कबीर और परिवर्तन को से। एक बार में $80,000 इन्होंने दिया था केजरीवाल को, जो कि उनकी 20 साल की तनख्वाह थी। और ये रिकॉर्ड में, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बल पे मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। तो अभी क्या हुआ है देखिए कि बात अभी शुरुआत हुई, जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ये पिल्ले को लेके, जो कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी को डिपोज करने जा रही थी। अब आप तमाम इसका बैकग्राउंड जानते हैं, वो कैसे जा रही थी डिपोज करने, क्या जा रही थी कि भाई इंडिया में, और ये सब एनर्जी रिलेटेड है। और ये भी बता दूं आपको कि 80% जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट होता है। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा मार्केट है और इसमें ग्रीन पीस वगैरह का क्या रोल है। अब ये कहते हैं ग्रीन पीस वाले, इनका देखो ये कितने शातिर लोग हैं, ये कहते हैं कि 74% हम पैसा जो है हम इस देश से कलेक्ट करते हैं, देश के अंदर से। अभी सुनिए साहब, एनुअल बजट ग्रीन पीस का 300 मिलियन यूरोज है, 72 मिलियन इन्होंने प्रॉफिट कमाया यूरोस,
और इनका पिछले साल लॉस हुआ है यूरो 3.8 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ स्पेकुलेटिव, ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी स्पेकुलेशन। तो अगर ये इनका वक्तव्य ठीक है कि 74% हम इंडिया से कलेक्ट कर रहे हैं यहां के ऑपरेशंस के लिए, इंडिया के ऑपरेशंस के लिए, तो वो पैसा आप ले करके आप उसको करेंसी स्पेकुलेशन में लगा रहे हो, उससे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये एनजीओ है या ना ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, क्या है ये? आर दे ऑल्सो ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? अब बात आई कि वहां जाने की, यूके जाने की। क्या साहब अभी भी हम लोग गुलाम देश है कि आपको वहां के पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने डिपोज कर रहे हैं जाके? अपने देश के सारी संस्थाएं मर चुकी हैं और ये एनजीओस का यही काम है कि आपको बताना, आपको अपनी संस्थाओं के प्रति डिसअफेक्शन पैदा करना। एक बात बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे फॉल्ट लाइंस नहीं है? कोई ऐसा कंट्री बता दीजिए आप। यूएसए में फॉल्ट लाइंस नहीं है, व्हाइट्स और ब्लैक्स का फॉल्ट लाइंस नहीं है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का फॉल्ट लाइन नहीं है साहब। वहां पे अभी तक केवल एक ही कैथोलिक प्रेसिडेंट हुआ है यूएसए का, जिसका नाम था जॉन एफ कैनेडी। वहां पर भी आप अगर क्रिश्चियन ना हो तो आपका प्रेसिडेंट बनना आसान नहीं, मुमकिन नहीं है। कौन ऐसा कंट्री है जहां पे फॉल्ट लाइंस नहीं हो? अभी वहां यूके में हुआ है, रेफरेंडम हुआ ना स्कॉटलैंड में। वहां क्या कहते हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में फॉल्ट लाइंस नहीं है। अगर सब कुछ इतना अच्छा होता तो लोग फिर वहां से आईएसआईएस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? तो आप बताइए कि ये फॉल्ट लाइंस की बात करते हैं, ट्राइबल राइट्स, और ये कि जैसे सारा इन्हीं का हार्ट केवल ब्लीड कर रहा है ट्राइबल के लिए। मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम पे एक ये एक्टिविस्ट, वो क्या वो मुरेठा वरेठा बांध के आता है, वो उससे मैंने पूछा कि तुम ये ट्राइबल का कॉज एस्पाउज करते हो, तुमको कॉम्पोजिशन भी मालूम है ट्राइबल का? इस कंट्री में कितना गलतफहमी ये लोग फैला रहे। मैंने उससे पूछा तुमको झारखंड में मालूम है ट्राइबल का पॉपुलेशन कितना है? कोई 28% है साहब। बारिंग 3-4 districts in Jharkhand, there are no tribal majority districts in Jharkhand. मैं आपको एक स्टेट की बात कर रहा हूं। अब ये माओवादी का बात कहते हैं, ये पता नहीं इसको ट्राइबल डिस्कोर्स कैसे बना दिया इसको। बिहार में कोई 32 जिले इफेक्टेड हैं इन सम और दी अदर मेजर बाय माओइज्म, उसमें एक भी ट्राइबल मेजॉरिटी का वो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। आप जान रहे हैं कि अभी जैसे कैसे वो नॉर्थ बिहार की तरफ फैल रहा है, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, आप आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है। बताइए वो ट्राइबल एरियाज, ये इतने अनपढ़, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? आप ये बताओ कि मैंने उससे ये भी पूछा कि अभी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है रिजू साहब, वो भी ट्राइबल है अरुणाचल के। जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ब्रह्मा साहब, वो बोडो ट्राइबल है। संगमा साहब ट्राइबल थे।
कितने आईएएस ऑफिसर्स, कितने आईपीएस ऑफिसर्स जो कि दिल्ली में पोस्टेड हैं वो ट्राइबल बैकग्राउंड से हैं। इतने सारे एमपीज, इतने सारे एमएलएज, इतने साल शिबू सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर रहे और बाकी ट्राइबल रहे। तो ये बताओ कि उनको ट्राइबल के लिए फीलिंग नहीं है, और ये यहाँ पे दिल्ली में बैठे ये जो ये लेफ्टिस्ट हैं ये ट्राइबल की बात करते हैं और एनजीओ से मिलके ये कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और सारा वो उनको सबसे ज्यादा फीलिंग वो एनजीओ जो फॉरेन डोनर्स हैं उनको है ट्राइबल के लिए। अरे पहले तो अपना फैक्ट तो क्लियर करो। मैंने उस आदमी को बोला कि अगर तुम बता दोगे कि इंडिया में ट्राइबल का कॉम्पोजिशन क्या है, मैं टेलीविजन डिबेट्स पे आना बंद कर दूंगा। उसको मालूम नहीं था और मुझे मालूम था कि उसको नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये लोग बेसिकली ये फ्रॉड्स हैं। कार्यशैली ये बदलाव कब से शुरू हुआ है, मतलब इस तरह से? ये मुझे ग्लोबली जो देखने में आया, ये जब से हिलरी क्लिंटन जब वहाँ पर यूएसए की वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी, तब से ये बदलाव देखने को मुझे मिला है। और मुझे ऐसा मेरी अपनी जानकारी है कि वो इस चीज़ में स्पेशलाइज करती हैं। ये इस तरह के एनजीओज़ को ह्यूमैनिटेरियन विंडोज़ से के थ्रू उसको इस्तेमाल करके किस तरीके से कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज करना है, उसमें उनका स्पेशलाइजेशन रहा है और इस पे काफ़ी काम भी ये लोग कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। अभी आपने ग्रीन पीस का देखा कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो सारा आप ये देख रहे हो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, आप देखना इसका कहीं ना कहीं तार ये एनजीओ से भी जाके जुड़ेंगे, क्योंकि वो भी उतने ही इंटरेस्टेड हैं कि कहाँ पे क्या गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, एक्सट्रैक्शन प्रोग्राम क्या है, एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम क्या है। यहाँ तक कि साहब इन्होंने 2013-14 की बात कर रहा हूँ मैं, एक डच कंपनी है कॉडेड, वो एनर्जी ये एक्सट्रैक्टिव एक्टिविज्म में वो पार्टिसिपेट वो ऑर्गेनाइज करवाती हैं। उनके एक ऑफिशियल थे डी ग्रूट, तो उनको मणिपुर में आके लोगों को ट्रेनिंग देना था इंडस्ट्रियल एक्टिविज्म, ये एक्सट्रैक्टिव एक्टिविज्म में। उनको वीज़ा डिनाई कर दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि कोई 8 एक्टिविस्ट को मणिपुर से उठा के वो बैंकॉक ले आए उनको, और वहाँ कोई 10-15 दिन का ट्रेनिंग देके उनको वापस इंडिया भेजा। मेघालय और अरुणाचल में इन लोगों को जीपीएस यूज़ करना सिखाया गया है, मैपिंग करना सिखाया गया है कि कहाँ पे क्या मिनरल्स है, क्या रिसोर्सेज हैं। आपको मालूम है अरुणाचल में और मणिपुर में काफ़ी तेल होने की संभावना है वहाँ पे। मेघालय में यूरेनियम है, और इन लोगों से के द्वारा लोकल्स को वहाँ उठा के उनको पैसे दे के उनको ट्रेन करके सारा डाटा उनसे इकट्ठा किया जाता है, ताकि वो जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे एक्टिविज़्म करवाया जा सके। तो इतनी बड़ी साजिश है इस कंट्री के साथ, और इसमें इस पूरे प्रतिक्रिया में एक चर्च का भी बहुत बड़ा हाथ है। चर्च इन लोगों को संरक्षण देता है, ये सारे जो फॉरेन एनजीओज जो हैं। और इसीलिए कई जगह पर आपने देखा हो कि माओइज्म, चर्च, इंसर्जेंट्स का क्या नेक्सस रहा है। चर्च का इसमें कल्यूजन इस कारण से है
कि वो ये चाहते हैं कि ये एरिया इनएक्सेसिबल रहे, ये एरियाज इकोनॉमिकली डेवलप न करें, लोग पॉवर्टी में रहें, और इसलिए उनका जो कन्वर्जन है वो फैसिलिटेट होता रहे। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो कभी डेवलपमेंट, इस एरियाज के डेवलपमेंट में नहीं है। और अगर ये शायद इस एरिया में ये चर्च का रोल नहीं होता, इस तरीके का नेगेटिव रोल, तो शायद हम जितने इंसर्जेंसी से आज तक परेशान हम रहे हैं वो उतने हम परेशान नहीं होते। अभी तक कई इंसर्जेंसीज जो है वो रिजॉल्व हो गई होती। ये जो कंट्रीब्यूशंस आते हैं ये एनजीओज को बाहर से, ये केवल डिस्टेबलाइजेशन के लिए ही नहीं है, इकोनॉमिक एजेंडा भी है इनमें, इनका रिलीजियस एजेंडा भी है। आपको मैं बताऊं कि जो 11,000 करोड़ की मैंने बात की, अभी जो 11,000 करोड़ है, 600 करोड़ केवल उसमें से आता है फॉर पेमेंट टू प्रीस एंड पब्लिकेशन ऑफ रिलीजियस मटेरियल। आप सोचिए साहब, ये तो सेक्युलर कंट्री है, सभी धर्म, ग्रीन पीस कहती है कि 74% वो यहाँ से पैसे ले जाते हैं, तो क्या चर्च यहाँ से फंड्स नहीं मोबिलाइज कर सकता? तो उनको 600, और मैं ये एमएचए के फिगर्स आपको दे रहा हूँ, 600 करोड़ रुपया केवल आता है इनको, जो सैलरीज जो है प्रीस को, उनको देने के लिए, और पब्लिकेशन ऑफ रिलीजियस मटेरियल का। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग डिपेंडेंट हैं बाहर के ऐसे फंडिंग में, वो कभी वो नेशनलिस्ट लोग हो सकते हैं जिनका पेट ही बाहर से पल रहा। कोई 41-42 हज़ार एनजीओज की मैंने बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 985 एनजीओज ऐसे हैं, ये 41-42 हज़ार में से, या आप उसको कोई 1,000 एनजीओज ले लीजिए, जिनको 1 करोड़ से ऊपर का फंडिंग आता है, और उसमें करीब 520 या 25 एनजीओज जो है जो 1 करोड़ और उससे ज़्यादा रिसीव करने वाले हैं। उस 1,000 में 525 ऐसे हैं जो कि वो क्रिश्चियन एनजीओज हैं, जो कि क्रिश्चियन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सारा पैटर्न मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ये सारी बातों को करेक्ट पर्सपेक्टिव में आप उसको देखें। इन मिशनरीज़ का एक्टिविटीज़ उन्हीं एरियाज़ में है जहाँ पे मिनरल, इंडिया का मिनरल वेल्थ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आप ये नेक्सस आप क्लियरली देखेंगे कि ये जो एनर्जी रिच एरियाज़ हैं, माओइज्म है, और जो चर्च है, इसका आपको नेक्सस आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों के आपस में एक सिम्बोसिस है, एक रिलेशनशिप का। एक दूसरे से एजिटेशन करवाओ, उसको, उसका प्रोडक्टिविटी आपको हासिल नहीं होगा, और अगर वो हासिल नहीं होगा तो आप बाहर के जो सोर्सेज हैं उससे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लेने को आप मजबूर हो जाएंगे, और यही चीज़ चल रही है। क्या इसको इस तरह से देख सकते हैं कि फॉरेन के जो कंट्रीज़ हैं, जो भी हैं, वो फंडिंग करते हैं इसलिए ताकि इनके सहारे, और यहाँ से जो माइंस निकाल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ से इस तरह से निकलने के लिए? मैं साहब आपको एक बात बताऊं, इंडिया एक बहुत रिच कंट्री है, एक बहुत ही रिच कंट्री है हर मायने में, चाहे वो मिनरल वेल्थ हो या ह्यूमन वेल्थ हो, और तभी यहाँ पर इतने इन्वेजन्स हुए। कोई अनअट्रैक्टिव, इकोनॉमिकली अनअट्रैक्टिव एरिया में तो जाता नहीं है।
तो आज भी स्थिति वही है, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमको इन्हीं हथकंडों से हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और सबसे दुख की बात ये है कि ये जो हथकंडे जो करने वाले हैं वो बाहर में हैं, जो प्लान करने वाले हैं, लेकिन उसको ग्राउंड में इफेक्ट देने वाले वो हमारे और आपके जैसे हिंदुस्तानी ही हैं। अभी आप बताइए कि जब से ये न्यूक्लियर डील साइन हुआ है हमारा, तो उसके बाद ये बार बार ये बात आ रही है कि हमको यूरेनियम कहाँ से आएगा। मेघालय में काफ़ी मात्रा में बहुत अच्छी यूरेनियम है वहाँ पर, लेकिन जो मैंने जिक्र किया था आपको, जो ये एनजीओज जो हैं, ये डच एंटिटीज़ हैं या ग्रीन पीस है, आपको एक छटाक यूरेनियम वहाँ से आपको वो एक्सट्रैक्ट करने को के हालात उन्होंने ऐसे बिगाड़ दिए कि आप नहीं कर सकते एक छटाक भी वहाँ से। और इससे किसको फ़ायदा होगा? वो फ़ायदा होगा ऑस्ट्रेलिया को। 40% यूरेनियम रिजर्व्स जो है अभी ऑस्ट्रेलिया को। और मुझे अभी भी याद है कि ये ऑस्ट्रेलिया बहुत पैंतरे बोल रहा था कि हम आपको, आप जब तक ये नहीं साइन करेंगे, वो नहीं साइन करेंगे, तब तक हम एनपीटी नहीं साइन करोगे तो हम आपको वो नहीं देंगे, यूरेनियम नहीं देंगे, क्योंकि उनका पूरा सप्लाई सब्सटैंशियल क्वांटिटी जापान को सप्लाई था। लेकिन जापान में जब वो हादसा हुआ, जब सुनामी हुआ, और उसके बाद जब सेंटिमेंट्स बदले वहाँ पर और वहाँ डिमांड कम हो गई यूरेनियम की, तो उनके पास मजबूरी थी और तुरंत उन्होंने पैतरा अपना बदल लिया, तुरंत पॉलिसी बदल ली, क्योंकि उनको तो बिजनेस करवाना है और उसको बिजनेस को हेल्प करवाने में ये लोग हैं आपके एनजीओज। सारे आपके कोयले के इलाकों में जहाँ आपके कोल है, डिपॉजिट्स हैं, वहाँ पर ये सक्रिय, इसलिए क्योंकि आप फिर ऑस्ट्रेलिया से कोल खरीदे, इंडोनेशिया से आप कोल लेते थे, वहाँ भी इन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की। तो ये सारा का सारा गेम लोगों को समझना चाहिए कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये एनजीओज जो हैं, ये इंसर्जेंट्स और माओवादियों के द्वारा ये देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लीगल माइनिंग करने के लिए कुछ जो कॉरपोरेट जो फर्म्स हैं, उनको वो परमिट किया है उन्होंने माओवादियों को इलीगल माइनिंग करने के लिए। और आपका इलीगल माइनिंग का भी जो आयरन ओर है वो चाइना को एक्सपोर्ट होता था। उस समय चाइना बहुत हंग्री था आयरन ओर का, जब वो स्पेशली जब वो बीजिंग ओलंपिक्स जब होने वाला था, तो उस समय बहुत डिमांड बहुत हाई था। और ये सारा का सारा ये इलीगल माइनिंग जो माओवादियों के द्वारा है वो चाइना की तरफ जा रहा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वॉरफेयर है, इसको लोग समझे। देखिए, ये माओवादियों के द्वारा जो इस तरह का इकोनॉमिक जंग जो आप पर छेड़ा गया है, इसका एक परिणाम देखिए। 30 साल पहले डेंग जियाओपिंग ने बोला था कि हम अगले दशक 2 दशक में हम 90% वर्ल्ड का जो रेयर मेटल्स है हम कंट्रोल करें, जिसमें कि आपको सीरियम, गैडलोनाइट और स्कैंडियम, इस तरह के मेटल्स है जो कि आपके टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ होते हैं। 90% तो नहीं, वो 80% अभी कंट्रोल कर रहे हैं। और उनका 80% कंट्रोल वो इतना इफ़ेक्टिव है कि वो इस मामले में वो जब भी चाहते हैं तो जापान को अपने नीज पे ला देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो रिमेनिंग 20% है रेयर मेटल्स का रिजर्व,
वो इंडिया, उसका हाफ से ज़्यादा इंडिया के पास है, लेकिन आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पूरा माओइस्ट कंट्रोल्ड एरिया से। आप उसको अगर एक्सट्रैक्ट करते तो आप समझ जाओ कि आज देश की उन्नति कहाँ पे होती। और साहब ये क्या, ये कौन सा लॉजिक है? ये देश एक बास्केट की तरह है, कहीं पे कोयला होता है, कहीं पे पानी है, कहीं पे ऑयल है, कहीं पे प्याज ज़्यादा होता है, कहीं पर गेहूं ज़्यादा होता है, कहीं पे चावल ज़्यादा होता है। तो आप इस बास्केट को लेके चलेंगे ना। आप इस बास्केट, आप कोयला खा तो नहीं सकते हो, आप रेयर मेटल्स खा तो नहीं सकते हो। तो जब इस पूरे देश में अगर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एरिया हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप देख लीजिए कि उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल पूल में क्या है और उन पर खर्चा कितना होता है। थोड़ा ये देख लें, ये जितने ये जो एक्टिविस्ट यहां बैठे हुए हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमको नॉर्थ ईस्ट से आमदनी कितना है, नॉर्थ ईस्ट में खर्चा कितना है। चाहे कश्मीर का ले लें आप, हाईएस्ट पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट इंडिया का कश्मीर में। तो ये हमारे सब भाई हैं, हमारे सब बहन हैं। किसी के पास कुछ एसेट है, किसी के पास कुछ एसेट है, और दुनिया भी ऐसे ही बनी हुई है। तो आप किसी के वल्नरेबिलिटीज को आप एक्सप्लॉइट करने लगो। उसके वल्नरेबिलिटीज को आप एक्सप्लॉइट इसलिए कर रहे हो कि उसके एसेट्स को रोक के रखा जाए ताकि कोई दूसरा थर्ड पावर उससे पैसा बनाए। ये तो यही हो रहा है। आपके पास कोयला है, आप फिर भी कोयला इंपोर्ट कर रहे हो। आपके पास यूरेनियम हो सकता था, आप फिर भी यूरेनियम बाहर से ले रहे हो। और मैंने वही कहा कि क्या हिंदुस्तानियों को इंसानियत सिखाने की चीज है, वैल्यूज सिखाने की चीज है? हम में लाख कमियां होंगी साहब, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बचपन से लेके आज तक मैंने एक चीज देखी है, और मुझे कई नेशनलिटीज के साथ लोगों का एक एक्सटेंसिव बेसिस पे उनके साथ रहने का मौका मिला है। आपने देखा होगा और आपने भी ये बचपन से महसूस किया होगा कि हम जब खाना खाने को बैठते हैं, चाहे ट्रेन में हो या कोई पब्लिक स्पेस में हो या कहीं हो, चाहे हमारे पास 2 रोटी ही हो, हम हमेशा ये कहते हैं कि आइए मेरे साथ पार्टेक कीजिए। आपके घर में आया कोई, आपका चाहे जो भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, कोई कहता है आइए पानी पी लीजिए, कुछ मुंह मीठा कर लीजिए। इतने बड़े देश में आपको लोगों को इंसानियत सिखाने की जरूरत है कि इंसानियत यहां के बचाने की जरूरत है। आप किसी 2 जो यूरोपियंस हैं उनके साथ आप देख लो, इंटरैक्ट करके सीधी मुंह बात नहीं करेंगे आपसे। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये यहां सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहां बहुत कुछ अच्छा है और औरों से हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस तरह से डिमोरलाइज कर देना, और मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे पहला काम ये एनजीओज करते हैं, ये आपको डिमोरलाइज करते हैं। आपको कई वेक्टर्स लेके चलेंगे। एक वेक्टर है, इजी वेक्टर है, वो है आपका करप्शन। आप किसी को डिमोरलाइज कर दीजिए करप्शन लेकर। करप्शन है, स्थिति सुधर भी रही है।
लेकिन आप उसको डिमोरलाइज, तो आप देखो ना, बाकी देशों में करप्शन नहीं है क्या? मैं कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहा हूं। उसी तरह आपके यहां साहब देखो, ये रेप, पता नहीं है ये कल्चर कहां से हमारे यहां आ गया। ये चीजें सुनने को नहीं मिलती थी। हम और आप गांव में रहे हैं, हमारा रूट्स है वहां पे। आपने कभी गांव में रेप सुना है? मैंने तो नहीं सुना था अपने गांव में कभी। और ये अगर मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, आप आंदोलन कीजिए, आप मजबूर कीजिए सरकार को अपना जो एक्ट है उसको चेंज करे, वो सख्ती से पेश आए। लेकिन क्या बताओ कि निर्भया केस के बाद ये क्यों नहीं आंदोलन हुआ कि वो जो मेन रेपिस्ट जो था वो जुवेनाइल नहीं डिक्लेयर किया जाए? आपने ऐसा कोई आंदोलन देखा था? अभी एक रेप का मामला आया है यहाँ पे, जिसमें वो उबेर टैक्सी वाले का, और मैं ये अंग्रेजों के रवैये से हैरान था कि वो अब अपना केस लड़ेंगे जाके कैलिफोर्निया में, जबकि इंडिया में इतना सख्त कानून बना है। और वहां पे ये भी पढ़ने को मिला और सुनने को मिला कि उनको ये भी ऑफर किया जाएगा कि आप कोई मॉनिटरी कंपनसेशन ले लीजिए। आप बताइए सर, ये कंपनसेशन क्या किसी के इज्जत का कंपनसेशन है? और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ये आदमी भी जो भी है, शिवपाल क्या नाम है इसका, उसका भी परिणाम वही राम सिंह की तरह हो जाएगा। एक दिन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो मरा हुआ पाया जाए। तो ये वेक्टर्स जो ये लोग लेके चलते हैं, करप्शन, जो आपने वो मूवमेंट आपने देखा होगा, अन्ना हजारे का पहला मूवमेंट, जिसमें वो 24/7 फॉर 10 days वो चल रहा था। उस पूरे मूवमेंट में कभी भी अन्ना हजारे और केजरीवाल और बाकी उसके जो लोग थे, कभी भी उन्होंने ब्लैक मनी मुद्दे को उठाया? आप उस समय के वीडियोस देख लेना। जो मेन गंगोत्री थी करप्शन की, उनके बारे में एक शब्द आज तक बोला गया है? उन्होंने कभी भी बोला उस 10 से? तो क्या इनको इसलिए तो नहीं बैठाया गया था कि ब्लैक मनी का मूवमेंट जो रामदेव का था उसको किल कर दो? क्या इसलिए तो नहीं उनको बैठाया गया था कि सभी को इतना चोर बोलो कि असली चोर उस हल्ले में वो दब जाए? सोचना इन बातों पे, आप सोचना जरूर। लेकिन मेरी बात मान लो, आप उस समय के वो 10 दिन के पूरे वीडियोज उठा के देख लो कि कभी भी इन्होंने क्या ब्लैक मनी का मुद्दा उठाया था? क्या कभी भी इन्होंने जो गंगोत्री जो है उसकी चर्चा की थी? तो साहब, एक आप देखो ये एनजीओज आपको अंदर से
आपके इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब कर रहे हैं, आपको देश के हित में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नहीं करने दे रहे हैं। अगर आपके 180 जिले, अभी जैसा पहले 230 बोलते थे, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 180 जिले इफेक्टेड है माओइस्ट से। अगर 180 जिले आपके 600 में से इफेक्टेड है, तो आप बताइए कि फिर ये कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? वहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? वहाँ सिक्योरिटी कैसे होगी? ये क्या कर रहे हैं? तो जो आप ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देख रहे हो, और ये जब तक ये एनजीओज पे आप नकेल नहीं कसोगे, तब तक आपको ये इंसर्जेंसी और माओइज्म से आपको निजात नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी वेस्टेड इंटरेस्ट। उस दिन मैंने विनायक सेन की बात, सोचो ये उस आदमी का ट्रायल हो रहा है और पूरे यूरोपियन कमीशन के मेंबर्स, जैसे उनकी नानी मर गई वो यहाँ पे आ गए, और उस समय यहाँ जो ताकतें थी सरकार में उसको फैसिलिटेट किया। तो मैंने कहा कि चलो वो बाहर से ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन ये सारा कुछ इफेक्ट देने वाले तो हमारे ही लोग हैं, चंद पैसे के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए। अरे क्या होगा? तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होगी, तुम्हारे पास अच्छा बंगला नहीं होगा, ईमान तो मत बेचो यार। जिंदगी तो आदमी एक बार जीता है, क्या देशद्रोह करके जियोगे? और फिर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? फिर वहां तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे इंग्लैंड और यूएसए में महफूज रहेंगे, और वहां जब रेसिस्ट अटैक होगा तब फिर कहां भागोगे?